लाओ भाई, चाय पिला दो गर्मा गर्म। क्या भाई, आया कि नहीं मजा? अरे कहाँ मजा आया यार। चल बताता हूँ, चाय पीते हैं। पसंद नहीं आई क्या? अच्छी थी यार, लेकिन उसकी जैसी बात नहीं थी। मजा तो सिर्फ उसी के साथ आता है। अच्छा। अरे भाई दो चाय बनाना। और गुरदीप क्या हाल है? सब बढ़िया है, बढ़िया। बैठो बैठो। हाँ बैठ। भाई चाय पिला दो इनको, आ जाओ। भाई आते वक्त एक पटाखा से मुलाकात हो गई थी। अच्छा। भाई यकीन नहीं मानेगा, अप्सरा थी अप्सरा। मर्द को छू लेना तो स्वर्ग पहुंचा दे ऐसी थी वो। वैसे तेरी अप्सरा का नाम क्या है? ममता। चंडीगढ़ वाली ममता? उस तेरी, तू कैसे जानता है उसे? अरे वो ममता को तो मैं भी जानता हूँ भाई, अप्सरा नहीं है, जादूगरनी है, जादूगरनी। मैं जब भी चंडीगढ़ जाता हूँ ना, उसी के पास तो जाता हूँ। एक दिन की जगह 2 दिन। जन्नत। अब की बार जाऊंगा ना तो पूछूंगा उससे, सबके साथ ऐसा करती है? काम है उसका मनदीप, अक्सर मजबूरी में ना सब कुछ कर लेते हैं लोग, समझा? रिमोट कहाँ है कमलप्रीत? हर वक्त मोबाइल में खेलती रहती हूँ, देखो तो रिमोट कहाँ है। अरे ममता पुत्र, ए देख ना, मेरा फोन नहीं चल रहा है। मम्मी ये तो हैंग हो गया है। तो ठीक कर देना पुत्र। ये ना ऐसे ठीक नहीं होता है। आप जब चार्टर्ड अकाउंटेंट का काम करती थी ना, तब से ये डब्बा फोन आपके पास। कब तक इसको यूज करोगे? रहने दे। परेशान हूँ, रिमोट नहीं मिल रहा है, मेरी कोई सुनता ही नहीं है। अच्छा जी, ऐसा हो सकता है कि मैं अपने पापा की बात का जवाब ना दूं? आपको रिमोट चाहिए ना? बताओ, ये पुलिस में थे, सामने रखा हुआ रिमोट तो मिलता नहीं तुमसे, बाकी केस क्या खाक सॉल्व करते थे तुम? अपने जमाने का डैशिंग ऑफिसर था, तुम्हें क्या पता? अच्छा मेरे डैशिंग पापा, आपके इंसुलिन का टाइम हो गया। बेटा तू भी ध्यान से लंच के बाद अपना इंसुलिन का इंजेक्शन ले लेना, ठीक है? हाँ पापा ले लूंगी। हाँ। चलो अब मैं निकलती हूँ, मुझे बहुत लेट हो रहा है। ठीक है, बाय। हाँ बाय पुत्र। और पहुंच के फोन करो। हाँ पापा। भैया बोरिवली स्टेशन। हेलो अमृता, बोलो। ममता मैम कहाँ हैं आप? आप जल्दी ऑफिस आइए। मुझे आधा पौना घंटा लगेगा। क्यों, क्या हुआ, कोई बात? हाँ मैम, हरीश सर बहुत गुस्से में है, बोल रहे हैं अकाउंट्स में बड़ा झोल हुआ है। आप प्लीज जल्दी ऑफिस आइए। हाँ ठीक है। ममता मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन कोई मुझे चीट करे ये मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। सर मैंने कुछ नहीं। बिना तुम्हारे इन्वॉल्वमेंट के ये पॉसिबल ही नहीं है। सर मैं सच कह रही हूँ। सैलरी कम थी तुमको? सैलरी कम थी तो कोई और जॉब करती। कहाँ है मेरे पैसे? कहाँ है मेरे पैसे? मुझे इसकी पूरी रिपोर्ट चाहिए, और मुझे जरा से भी शक हुआ ना तुमने मेरे पैसों पे ऐश की है तो माफ नहीं करूंगा तुमको मैं। आओ आओ। इंसुलिन तो मैंने दे दिया है, अब हार्ट चेकअप भी कर लो। लास्ट कब करवाया था? 1 साल हो गया पुत्र जी, अब तू ही समझा। मैं तो इनको ना समझा समझा कर थक गई हूँ। ठीक है, अगले हफ्ते करवा लूंगा। अगले हफ्ते नहीं, मैंने कल का अपॉइंटमेंट बुक कर दिया है आपका। कल मैं रहूं या ना रहूं, आपको जाना पड़ेगा। ठीक। मम्मी ये आपका फोन। तो बहुत बढ़िया हैगा। थैंक यू पुत्र जी, थैंक यू।
मैंने सारी सेटिंग्स कर दी है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है। चलो मम्मी पापा, मैं चलती हूँ, मुझे लेट हो रहा है। ठीक है बेटा। आप लोग अपना ख्याल रखना। संभाल के जाओ बेटा। हैं? बाय। बाय। The number you are trying to call is currently switched off. फोन क्यों नहीं लग रहा है? फोन लगा क्या उसका? स्विच ऑफ आ रहा है। कहाँ रह गई होगी वो? रोज तो 8 बजे आ जाती घर पे। अच्छा तुम घबरा मत, वो ऑफिस का लैंडलाइन नंबर है ना, हाँ। वहाँ लगाओ, पता करो। हो सकता है काम ज्यादा ऑफिस में तो रुक गई हो। हेलो, आप क्या जो सी है ना ममता? हाँ, उसकी मम्मी बात कर रही हूँ मैं। ममता है ऑफिस में? नहीं मैडम, आज ममता मैडम तो आई नहीं। क्या? क्या हुआ, क्या कह रहे हैं? वो तो कह रहे कि वो आज ऑफिस ही नहीं आई। इंद्रजीत को फोन लगा, उसका जो असिस्टेंट है ना, उससे बात करो। नहीं आंटी, हमें लगा कि ममता मैम घर पर ही होंगी। अंकल के हार्ट का चेकअप था तो इसलिए लगा कि उन्होंने छुट्टी ली होगी। लेकिन बेटा चेकअप तो कल है। ठीक है आंटी, मैं बाकी सबसे बात करके देखता हूँ ऑफिस में, और आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं अभी आपके पास आ रहा हूँ। क्या हुआ बेटा? कुछ बात हुई इससे? कुछ पता चला? आंटी, मैंने ऑफिस के सारे लोगों से पूछ लिया है, किसी को भी नहीं पता कि ममता मैम कहाँ है। अरे अंकल संभालिए। अंकल संभालिए अपने आप को अंकल। मैं ठीक हूँ बेटा, ममता को देखो कहाँ चली गई। अंकल, मुझे लगता है कि हमें पुलिस के पास जाना चाहिए। पुलिस? पुलिस क्यों? उसे थोड़ी कुछ हुआ है। इंद्रजीत सही कह रहा है, मुझे कुछ ठीक नहीं लगा। उसने इंसुलिन का इंजेक्शन भी नहीं लिया, बॉक्स भी फ्रिज में पड़ा हुआ। आज सुबह ही निकली थी घर से, पर अभी पता चला कि ऑफिस भी नहीं पहुंची। सर, हमें तो लगा था कि घर पर ही होगी। हो सकता है किसी दोस्त के यहाँ गई, सुबह तक वेट कीजिए। चार्टर्ड अकाउंटेंट है सर वो, ऐसे बच्चों जैसी हरकत वो कभी नहीं करेगी। कहाँ काम करती है? ओपन स्टार कॉस्मेटिक्स में सीए। कोई बॉयफ्रेंड वगैरह? नहीं, ऐसा नहीं है, वरना हमें पता होता, वो हमसे कुछ नहीं छुपा दे। हम दोनों की देखभाल और उसका अपना काम, बस इसी में बिजी रहती है। इतनी देर तक वो आज तक कभी नहीं रुकी बाहर, कम से कम हमें बिना बताए तो कभी नहीं। तो कहे कुछ। देखिए गोखले साहब, मैं भी डिपार्टमेंट से हूँ, रिटायर्ड हूँ, तो इतना तो जरूर जानता हूँ कि शुरू का टाइम लापता लोगों को ढूंढने के लिए कितना जरूरी होता है। अब प्लीज आप मेरी बेटी को ढूंढिए, उसने इंसुलिन का इंजेक्शन भी नहीं लिया, पता नहीं कहाँ होगी, किस हाल में होगी। कमलेश जी, आप फिक्र मत कीजिए, मैं अभी पेट्रोलिंग टीम को इन्फॉर्म करता हूँ, और अगर आप लोगों को कुछ पता चलता है तो हमें बताइए। पाटिल, कंट्रोल रूम को फोन करो और एक टीम से पूरा एरिया सर्च करो। सर, आप लोग घर जाइए। पाटिल, वो ममता सुतार मिसिंग केस को हाई प्रायोरिटी पे रखो। कमलेश जी एक्स कॉप है, सीनियर जूनियर मिला के कम से कम 10 कॉल आए होंगे मुझे रात में। सर, मैंने ऑलरेडी पता किया, ममता का फोन संतोष नगर के पास ही स्विच ऑफ हो। संतोष नगर वही एरिया जहाँ वो रहती है? जी सर, डिटेल कॉल रिकॉर्ड में मंगाया है। उसके घर से लेकर ऑफिस तक का रूट चेक करो, रास्ते में कई सीसीटीवी होंगे, सबको खंगालो। मुझे उसकी कल की हर एक मूवमेंट की रिपोर्ट चाहिए। सर, हेलो, हाँ रवि, तुम्हारी ममता मैम से बात हुई है? नहीं, उनका कुछ पता नहीं चल रहा है। सर ममता के घर से बोरीवली स्टेशन के बीच 3 सीसीटीवी कैमरास के फुटेजेस मिले। ये देखिए, इन तीनों फुटेजेस में वो बोरीवली स्टेशन की तरफ जाते हुए नजर आई, लेकिन सर उसने स्टेशन एंटर नहीं किया। बोरीवली स्टेशन के सभी सीसीटीवी कैमरास के फुटेजेस को खंगाला, कहीं नजर नहीं है, और बैंड्रा में उतरते हुए भी नजर नहीं है। मतलब बीच में कहीं गायब? जी सर। ऐसे कैसे गायब हो गई?
बोरीवली और बैंड्रा के बस स्टॉप और ऑटो स्टैंड सब जगह पता करो वो बोरीवली से बैंड्रा कैसे गई थी, बस ऑटो या कैब। जी सर, मैं टीम्स लगाता हूँ। शुरुआत उसके ऑफिस से करते हैं। ममता घर से ऑफिस के लिए निकली लेकिन यहाँ नहीं पहुंची, क्यों? कुछ हुआ था क्या यहाँ पे उसके साथ? नहीं सर, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ था। मुझे पिछले 1 महीने के ऑफिस की सीसीटीवी फुटेज चाहिए। जी बिल्कुल। कोई वर्क प्रेशर? थोड़ा बहुत वर्क प्रेशर तो हर ऑफिस में होता है। हम तो बहुत अच्छी लड़की है सर, प्लीज ढूंढिए उसे। मेरे ऑफिस में जितना भी फाइनेंस का काम है सब वही संभालती है। कितने सालों से काम कर रही थी वहाँ? 4 साल। नाम क्या है तुम्हारा? चंदन मात्रे। यहाँ क्या करते हो? ऑफिस बॉय हो सर। अगर कुछ जानते हो ना तो बेझिझक बताओ। डर क्यों रहे हो? क्या हुआ, कुछ जानते हो तुम? कुछ बताना चाहते हो? सर वो 3 दिन पहले उनका बड़े साहब से झगड़ा हुआ था। पूरे 1 करोड़ का डिफरेंस है फाइनल अमाउंट में। कहाँ है मेरे पैसे? सर मैंने कुछ नहीं किया, मुझे नहीं बताइए सर। मुझे नहीं पता, ये सुनने के लिए नहीं बुलाया तुमको मैंने। तुम्हारा सिग्नेचर है हर एक पेपर पे। कहाँ है मेरे पैसे? हाँ सर मैं अकाउंट चेक करती हूँ, मुझे 3 दिन का टाइम है तुम्हारे पास। 3 दिन में मुझे मेरा पैसा वापस चाहिए। सर 3 दिन में इतने अकाउंट्स में कैसे देख? मुझे नहीं पता। 3 दिन में मुझे मेरा पैसा वापस चाहिए। अब कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है। और अगर 3 दिन में मेरा पैसा वापस नहीं मिला ना तो याद रख। आओ आओ। सर मैंने कुछ नहीं किया है, उल्टा ममता मेरा 1 करोड़ लेके भाग गई है, इसीलिए उसको गायब करा दिया। हाँ कहाँ है वो? सर मुझे नहीं पता कहाँ है वो। कंपनी अकाउंट में फ्रॉड करके 1 करोड़ का भागी है। आपसे ज्यादा मुझे फिक्र है उसकी। जब हमने तुझे ऑफिस में पूछा था तब क्यों नहीं बताया? सर आप लोग सामने से आए तो मैं डर गया था, सोचने का वक्त नहीं मिला। मेरे पास ऐसी कोई वजह नहीं है उसके साथ कुछ करने की। सर 1 करोड़ रुपए बहुत बड़ी वजह होती है किसी को गायब कराने के लिए। सर इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ मैंने कुछ नहीं किया उसके साथ। और अगर फिर भी आपको लगता है कि मैंने उसके साथ कुछ किया तो साबित कीजिए, चढ़ा दीजिए फांसी मुझे। ममता मेरे बच्चे। कमलप्रीत, कमलप्रीत। क्या हुआ आपको? आराम से सांस लीजिए। डॉक्टर साहब क्या कंडीशन है उनकी? 2D को टेस्ट के मुताबिक 90% ब्लॉकेज है, अर्जेंट ऑपरेट करना पड़ेगा। अरे अरे संभालिए अपने आप, हम लोग हैं ना साथ में। रिलैक्स, ठीक हो जाएंगे अंकल। डॉक्टर साहब आप प्रोसीजर स्टार्ट करिए। सर पता चला है कि ममता पिछले हफ्ते चंडीगढ़ गई थी। कंपनी के काम से? नहीं सर, पर्सनल। दरअसल सुतार फैमिली की दिल्ली एनसीआर में जमीन है, जिस पर ममता और उसके मामा नागेंद्र के बीच डिस्प्यूट चल रहा है। नागेंद्र जो चंडीगढ़ में रहता है वो उस जमीन को औने पौने वहां पे बेच देना चाहता है, पर इसके लिए ममता तैयार नहीं। बुलाओ उस नागेंद्र को। सर ममता का ये आप मुझसे पूछ रहे हैं? यही जानने के लिए तो मैं आया हूँ यहाँ। प्रॉपर्टी डिस्प्यूट था ना आप लोगों का? हाँ नहीं, अभी भी है। पिछले हफ्ते आई थी वो, समझाया उसे पर मानी नहीं। फिर तो काफी बड़ा झगड़ा हुआ होगा। अब यहाँ के लिए झगड़ा कह सकते हैं, हमारे यहाँ तो बात ही वैसे करते हैं। मैंने भी बस उसे समझाया ही था, पर अभी वो नादान बच्ची है, दुनिया देखी नहीं है उसने। मामा जी ये चिल्लर के भाव तो मैं अपना प्लॉट नहीं बेचूंगी। मार्केट में क्या रेट चल रहा है मुझे अच्छे से पता है। और अगर आपको इतनी जल्दी है तो आप अपना हिस्सा बेच दो। अरे पूरी जमीन के लिए खरीदार मिल रहा है, अद्दे के लिए मिलता तो तेरे से बात करने की नौबत ही नहीं आती। और कमलप्रीत कहाँ है? वो क्यों नहीं आती बात करने? तू बच्ची है अभी, कुछ नहीं समझती। बच्ची नहीं हूँ, सीए हूँ मैं मामा जी, और मम्मी ने अपना हिस्सा मेरे नाम कर दिया है।
आप भूलिए मत कि अब मैं साइनिंग अथॉरिटी हूँ, और जब तक मुझे कोई अच्छी डील नहीं मिल जाती मैं साइन नहीं करूंगी। और हाँ, मैं वापस जा रही हूँ, यही बताने आई थी। वो कब चली आई पता भी नहीं लगा। वो जैसी भी है तो मेरी बहन की बेटी ही ना, और मेरी भी बेटी जैसी है। प्लीज ढूंढिए उसे सर। वही कर रहे हैं। सर ममता का फोन स्विच ऑफ होने से पहले उसे 2 नंबर से मिस्ड कॉल आए थे। पहला उसके ऑफिस के लैंडलाइन नंबर से, लेकिन ये उनके रिसेप्शन एरिया का लैंडलाइन नंबर नहीं है, बल्कि एक दूसरा लैंडलाइन नंबर है जो किसी भी सीसीटीवी कैमरा में कैप्चर नहीं होता। पता नहीं सर, शायद ममता मैडम से किसी ने अपडेट लेने के लिए कॉल किया हो। लेकिन सर आप जो टाइम बता रहे हैं 8:10 का, ऑफिस में तो 8:30 से पहले कोई आता ही नहीं है। क्या ऑफिस में सबसे पहले कौन आता है? सर उस दिन मुझे नहीं मालूम मेरे से पहले कोई आया था या नहीं। वैसे ऑफिस की चाबी तो मेरे पास ही होती है। अब किसी के पास डुप्लीकेट होगी तो आइडिया नहीं। बिना हमारी परमिशन के तुम शहर के बाहर नहीं जा सकते। ठीक है सर। समझ में नहीं आ रहा है चल क्या रहा है। ममता को आखिरी बार बोरीवली स्टेशन के पास देखा गया था, और उसके बाद चलते चलते वो कहाँ गायब हो गया। दूसरा कॉल कहाँ से आया था? सर उड़ीसा के एक नंबर से आया, लेकिन वो नंबर ट्रेस नहीं हो पा रहा। ममता के गायब होने से पहले उसे एक अननोन नंबर से कॉल आया, कॉलर ट्रेस नहीं हो पा रहा। कौन हो सकता है? सुना है कि ममता ही है आज। जा ढाबे के पीछे 101 पे है। आइए आप बैठिए, मैं 10 मिनट में जाके गर्मा गर्म खिचड़ी बना के लाती हूँ, फिर आप खा के अपने कमरे में जाके आराम कर लें। हेलो मम्मी। ममता। मम्मी मैं ठीक हूँ, आपको मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, और पापा से कहना अपना ख्याल रखे। ममता तू कहाँ है बता रहा, तू कहाँ चली गई है बेटा? मम्मी मैं जहाँ भी हूँ ठीक हूँ। कहाँ है बेटा बता, मैं आता हूँ लेने तुझे। पता बेटा कहाँ है तू? हेलो ममता। ममता ऐसा हो सकता है कि मैं अपने पापा की बात का जवाब ना दूं? ये सब क्या हो रहा है? कहाँ चली गई मेरी बेटी? कहाँ है ममता? सब आराम से टेंशन मत लीजिए प्लीज। क्या बोला उसने? मैं जहाँ हूँ वहाँ ठीक हूँ? हाँ सर। इसका मतलब वो अपनी मर्जी से गई? फिर तो कोई केस ही नहीं बनता। हमने आपसे पहले कहा था कमलेश, इस उम्र में अक्सर ऐसा होता रहता। नहीं, फोन उसने जरूर किया था, लेकिन जो कुछ बोला वो अपनी मर्जी से नहीं बोला। ऐसा क्यों लग रहा है आपको? क्या वो डरी हुई साउंड कर रही थी? नहीं, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता कि वो मेरे सवाल का जवाब ना दे। हो सकता है किसी ने उससे जबरदस्ती बुलवाया। मुझे शक है कि वो कहीं फंसी। कमलेश जी, शक के मर्ज की कोई दवा नहीं। सर नंबर ट्रेस हो गया, नया नंबर चंडीगढ़ में एक्टिव है। चंडीगढ़ में एक्टिव है? कमलेश जी, ममता बालिग है, अपनी मर्जी से कहीं गई, और आप तो अच्छे से जानते हैं कि ऐसे में पुलिस भी कुछ नहीं कर सकती। अब गोखले साहब, मैं जानता हूँ, अपने पुलिस की सर्विस के दौरान मैंने ऐसे कई केसेस देखे हैं जिसमें पुलिस को गुमराह करने के लिए बहुत से फेक कॉल्स किए गए। अब मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि ममता सही सलामत है या नहीं। उसके बाद मैं कभी आपको परेशान नहीं करूंगा।
ना एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर की हैसियत से और ना ही एक मजबूर बाप की हैसियत से। सर काफी धक्का लगा, उम्मीद नहीं की होगी कि उनकी बेटी ऐसा करेगी। पाटिल एक काम करो, चंडीगढ़ पुलिस से कांटेक्ट करो, देखो क्या पता चलता है। लेकिन सर, ओके सर। आंटी जी मैं अपने घर आया हूँ, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं कल अंकल जी को चेकअप के लिए ले जाऊंगा। ठीक है बेटा। जी। ये सब क्या कर रही है? वो वापस ना आए तो ही ठीक है। अच्छा हो उसने ये सब यहाँ नहीं किया। छी! नहीं, ये सच नहीं है, ये फोटो सच नहीं है। मेरी ममता ऐसा नहीं कर सकती, मेरी बेटी ऐसा कर ही नहीं सकती, ये सच नहीं है, ये सच नहीं है। समझ में नहीं आ रहा या तो दिखाई नहीं दे रहा है, ये क्या है? हमारी बेटी प्रोस्टिट्यूट बन गई है, मुझे तो सोच कर भी घिन आती है। गलत सोच रही हो तुम, आप सब गलत सोच रहे हैं। ढूंढ के लाइए उसे, ममता ऐसा नहीं कर सकती, मेरी बेटी ऐसा नहीं कर सकती। अजीब बात है पाटिल, कोई कम पढ़ी लिखी ना समझ लड़की होती तो मैं समझ भी सकती, लेकिन ये। जी सर, समझ के बाद एक सीए होने के बावजूद ममता ऐसा काम क्यों कर रही है? जैसा दिख रहा है वैसा है नहीं पाटिल। चंडीगढ़ निकलने की तैयारी करो, देखे तो ये जगह आखिर है कहाँ, और ये फोटोग्राफ जिस नंबर से इंद्रजीत को आया था उसे ट्रैक करो। सर, यही ढाबा है, आसपास पूछताछ करो। इसे देखें। सब उधर जी, उधर पाटिल। अरे साहब, ये तो ममता है, अभी उसे एक ड्राइवर लेके गया, मोटा पैसा दिया था उसने। कौन सा ड्राइवर? ममता कहाँ है बेटा तू? यस माय डैशिंग पापा, आप मुझे बुला और मैं ना आऊं, ऐसा हो सकता है? मैं आपको छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। ये लीजिए पानी पीछे। ममता, 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 बच्चे, ममता, ममता। साहब वो ममता तो वेंकट के साथ चली गई। कौन वेंकट? वो आंध्रा का ट्रक ड्राइवर है साहब। ये वेंकट का नंबर एड्रेस सब कुछ चाहिए हमें। नंबर और एड्रेस हम लोग नहीं रखते साहब, क्या है ना, हमारा पूरा धंधा कैश पे चलता है ना, कस्टमर से हम लोग पहले कैश ले लेते ना, इसलिए एड्रेस सब नहीं रखते हम लोग। ममता के बारे में और कुछ बता सकते हो? वो यहाँ पे कब से? कई लड़कियां आती जाती है साहब, लेकिन हाँ, ममता जब यहाँ नई नई आई थी ना, उसने मुझे एक बात बोली थी। उसके माँ बाप उड़ीसा में रहते हैं। मैं उड़ीसा से हूँ, माँ बाबा दोनों उड़ीसा में। यहाँ चंडीगढ़ में ना कोई लफड़ा नहीं होगा, मैं गारंटी लेती हूँ। ठीक है। उड़ीसा? मर गई है वो हमारे लिए, आज के बाद कोई भी उसका नाम नहीं लेगा इस घर में। क्या क्या भैया, कमलप्रीत, अगर ये सब करना था तो नाटक क्यों कर रही थी हमारे साथ? को सब बना बटी इस दुनिया में, कोई किसी का नहीं रहता। आज के बाद कोई इस घर में इसका नाम नहीं लेगा, समझे? तो क्या कर रही है कमलप्रीत? ममता वापस आएगी, हमारी बेटी सही सलामत वापस आएगी। आप चुप करिए और तोड़ दीजिए अपना ये भ्रम। इस घर में और हमारी जिंदगी में रहने के लायक नहीं है वो।
नमस्ते जी, क्या ये ममता का घर है? नहीं, मर गई वो हमारे लिए। और निकल जाओ यहाँ से। पाजी पाजी पाजी, आप कौन? जी अंकल जी, मैं गुरदीप चंडीगढ़ में मिला था ममता से। क्या ममता है घर में? बस अभी ये दिन ही देखना बाकी था। इस लड़की ने ये दिन भी दिखा दिया। इसके कस्टमर्स घर आने लगे, अब आप ही झेलो। अंकल जी आइए, अंदर आइए आप। पाजी पाजी, बताइए ना, कहाँ है मेरी ममता? आप मिले थे ना चंडीगढ़ में उससे, कहाँ है बताइए ना। अंकल जी, मैं भी उसी को ही ढूंढ रहा हूँ। साहब जी मैंने कुछ नहीं किया। साहब जी मैंने कुछ नहीं किया। साहब जी मैंने कुछ नहीं किया। साहब जी बोल दो। साहब जी, मैं ममता से प्यार करता हूँ। पता नहीं अचानक से वो कहाँ चली गई साहब। यहाँ कैसे पहुंचा? साहब, मैंने चंडीगढ़ में सुना कि मुंबई की पुलिस ममता को ढूंढने आई थी। तो वहां से पता चला कि उसका पूरा नाम ममता सुतार है और वो मुंबई की रहने वाली है। तो मुंबई चला आया साहब। 20 दिन लग गए साहब उसका एड्रेस ढूंढने में। ये देख, 23 नवंबर 2022 से गायब है ममता। आखिरी बार कब मिला था उससे? ये किसकी फोटो है साहब? ये मेरी ममता की तरह साहब। देख, मेरे साथ नाटक किया ना तो सारे कल पुर्जे खोल दूंगा तेरे ट्रक की तरह यहीं पर। ये कौन सा खेल खेल रहे हो साहब आप मेरे साथ? मेरी ममता की तरह साहब, मेरी ममता को ढूंढिए। ये देख ना, ये कौन है? ये मेरी ममता की फोटो नहीं है साहब जी। ये नहीं है मेरी ममता। मेरे पास उसकी फोटो है, वो सबसे अलग है साहब। ये वो नहीं है। कैसी है तू ममता? चलिए साहब। नहीं, रहने दे, बैठ इधर, बैठना। तुझसे बात करना अच्छा लगता है मुझे। पर पैसे पूरे लूंगी मैं। हाँ तो मैं काम ना कर रहा हूँ, पूरे दे दूंगा। वैसे एक बात बता, ये जो तू कर रही है तुझे अच्छा तो नहीं लगता? मामा चलेगी मेरे साथ? शादी करूंगा तुझसे, खुश रखूंगा तुझे। चलेगी? अच्छा, आप जैसे ना बहुत कस्टमर आते हैं यहाँ। पाटिल, हमें घुमाया जा रहा है। किसी ने जानबूझ के प्रोस्टिट्यूट ममता वाला चक्र भी हमारे सामने रचा, जिससे कि ये पूरा का पूरा केस उलझ के रह गया। लेकिन सवाल ये है कि चंडीगढ़ वाली ममता अगर हमारे केस वाली ममता नहीं है तो वो कहाँ है? पर ममता सुतार वो कहाँ है? वैसे सर, ये पॉसिबल है कि शायद वो खुद ही कहीं चली गई, या फिर शायद ये गुरप्रीत झूठ बोल रहा है। पाटिल, अब वक्त आ गया कि हम शायद शब्द को इस केस से बिल्कुल हटा दें। क्या हुआ? क्या सोच रहे? पाटिल, मैं सोच रहा हूँ कि 1 महीना गुजर चुका है और ममता अभी तक अपने घर वापस नहीं आई है। मुझे डर है कहीं वो जिंदा है भी या नहीं। कितनी बार कहा था तुझसे, हमारी बेटी ऐसा नहीं कर सकती। कितना श्राप दिया था तूने उसे, पता नहीं बेचारी किस हाल में होगी। ममता, मम्मी मम्मी मैं ठीक हूँ। आपको मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। और पापा से कहना अपना ख्याल रखे। पता बेटा कहाँ है तू? सब पहले चंडीगढ़ से एक कॉल आया और फिर चंडीगढ़ के ढाबे के ये फोटोज। पाटिल, हो सकता है कि सब एक फर्जी कहानी है। ममता गायब होने के बाद शायद चंडीगढ़ गई ना हो। मतलब ये कॉल, ये फोटोज सब फर्जी हो। यू मीन साइबर क्राइम? लेकिन सर, हमारी साइबर टीम ने चेक किया है, कोई टेम्परिंग नहीं हुई। IT स्पेशलिस्ट को भी। सर, चिराग, एक काम करो, ये पाटिल का एक ऐसा फोटो बनाओ जिसमें वो मॉरिशियस में। अब एक काम करो, पाटिल का एक ऐसा वीडियो बनाओ जिसमें वो बोल रहा है, मैं ठीक हूं, आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? सर, ये तो हाँ पाटिल, नए जमाने की एडवांस टेक्नोलॉजी, AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। गलत हाथों में पड़ गया तो
ऐसा हो सकता है किसी का भी फोटोग्राफ ऑफ कर सकते हैं या फिर किसी की भी वीडियो बना सकते हैं, और भी ना जाने क्या क्या कर सकता है ये AI। हेलो साहब, यहाँ बीच में कुछ मिला है, जल्दी आइए आप लोग। ठीक है, हम आ रहे। कामले बीच की तरफ लो। अलीबाग पुलिस को एक अनजान महिला की लाश मिली है। बताया जा रहा है कि कातिल ने लाश के 10 से भी ज्यादा टुकड़े करके उन्हें अलग अलग पॉलिथीन बैग्स में भरकर समुद्र में फेंक दिया। पुलिस को अभी 15 बैग्स मिल चुके हैं, पर पूरी बॉडी अभी तक नहीं मिली है। अलीबाग पुलिस का अनुमान है कि ये बैग्स मुंबई की तरफ से बहकर आए हैं। पाटिल, पता करो ये माजरा क्या है। सर हेलो, क्या? ओके सर, ममता का बॉस एब्सकॉन्डिंग है। मुंबई की ममता सुतार को लापता हुए आज 35 दिन हो गए। कहा जा रहा है कि अलीबाग में जो डेड बॉडी के टुकड़े मिले हैं वो ममता के हो सकते हैं। मुंबई पुलिस को इस केस के तार चंडीगढ़ और ओडिशा से जुड़े हुए लगते हैं। बता दें कि 23 नवंबर को ममता सुतार अपने घर से ऑफिस के लिए निकली थी और बीच रास्ते में रहस्यमयी ढंग से लापता हो गई। पुलिस अब भी इस पहेली का खुलासा नहीं कर पाई है कि आखिर एक लड़की क्यों अचानक अपने बूढ़े माँ बाप को छोड़कर चली गई। हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो आपको पता है अभी मैं आई हूँ बोरीवली और यहाँ से मैं ऑटो पकड़ के जाऊंगी नेशनल पार्क और वहाँ से जाऊंगी कन्हेरी केव्स। यस, आप लोगों को कन्हेरी केव्स के बारे में पता है? डोंट वरी, मैं आपको बता रही। कन्हेरी केव्स है सी लेवल से 1500 फीट ऊपर। सो मैं आपको ये सब बताने वाली हूँ लाइव अपने चैनल पर। सो स्टे ट्यून, सी या। सर, मैंने वो ऑडियो और ममता के फोटोज भी चेक किए हैं। जिसने भी ये बनाया बहुत टेक्निकली स्ट्रांग है, क्योंकि ये बहुत प्रोफेशनल तरीके से बना है। देखकर बता पाना ये मुश्किल है कि ये AI जनरेटेड है या असली। पाटिल, अब इस खेल के खिलाड़ी को उसी के मोहरे से मात देने का वक्त आ गया। ये खेल चंडीगढ़ में शुरू हुआ था, जहाँ ममता का मामा भी रहता। सर, ये चिराग जिस तरह उसने फोटोज को मॉर्फ किया है, कितनी आसानी से हम किसी का आइडेंटिटी चुरा सकते हैं। आजकल AI से कुछ भी पॉसिबल है पाटिल। सर, मुझे आपको कुछ बताना था। मुझे ममता सुतार केस के बारे में पता था। सर, ये वीडियो मैंने 23 नवंबर को शूट किया था और जब मैंने एडिट किया तब मैंने इस लड़की को दिखाई। और यहाँ से मैं ऑटो पकड़ के जाऊंगी नेशनल पार्क और वहाँ से जाऊंगी कन्हेरी केव्स। यस, एक मिनट, थोड़ा पहले। कन्हेरी केव्स है सी लेवल से 1000। सिल्वर MPV, इसके नंबर से इसकी सारी डिटेल्स निकलवाओ जल्दी। और आपको जब इस केस के बारे में पहले से पता था तो आप पहले क्यों नहीं आए हमारे पास? सर, मैं लंदन गई थी, कल ही वापस आई और जब मैंने न्यूज में इस लड़की को देखा तब मुझे उसका चेहरा याद आया। सर, वो गाड़ी किसी आसिफ कपड़िया के नाम पे रजिस्टर्ड है। मूव। सर, आतिश कपड़िया एक IT इंजीनियर है MNC, अभी घर से ऑफिस के लिए निकला। जल्दी चलो, ओवरटेक करो से जल्दी। आगे चलो, आगे चलो, फास्ट फास्ट फास्ट। यस, अरे मैंने कुछ नहीं किया सर। हुआ क्या सर? सर, ममता सुतार कहाँ है वो? कौन ममता सर? कौन ममता? ये संतोष नगर का है। आखिरी बार तेरी गाड़ी में देखी थी, बोल कहाँ है वो? सर, ये गाड़ी मेरी है, लेकिन नहीं जानते वहाँ कैसे पहुंचे सर। तलाशी उसी गाड़ी। सर,
ये लड़की के बाल मिले। फॉरेंसिक के लिए भेजो और ममता के माँ बाप से इसका डीएनए मैच करवाओ। इसी गाड़ी सीज करो और इसको अंदर करो। बेटा आसिफ, तू तो लंबा गया। चल चल। कहाँ है ममता? क्या किया तूने उसके साथ? मैं नहीं जानता था। इतना तोड़ा इसे, लेकिन फिर भी ये कह रहा है कि कुछ नहीं पता। सर हो ही नहीं सकता। सीसीटीवी कैमरा में साफ ममता उसकी गाड़ी में बैठती हुई नजर आई। उसके कार की डिक्की में बालों के सैंपल भी मिले। मोटी चमड़ी, जब तक मुंह नहीं खोलता तोड़ते रहो इसे। और वो अलीबाग से जो बॉडी के पार्ट्स मिले थे उसका क्या हुआ? सर उसे फोरेंसिक के लिए भेजा। जैसे ही रिपोर्ट आता है मैं कोऑर्डिनेट करता हूँ। सर एक्सक्यूज। हेलो, क्या उसी कंपनी में तो ममता भी काम करती है? पूरी हिस्ट्री निकालो उसको। सर इस आसिफ का बैकग्राउंड चेक करने बोला था। पता चला उसकी वाइफ ओपाल कॉस्मेटिक्स में काम करती है, ममता के ऑफिस में। कौन है इसकी वाइफ? तुम्हें क्या लगा अपने पति की कार यूज करोगी तो पकड़ी नहीं जाओगी? हेलो मैम। तुम यहाँ? मैम मैं ऑफिस ही जा रही थी, चलिए साथ में चलते। यहाँ क्यों रोक दिया? एक्चुअली एक फ्रेंड को पिकअप करना है। और जाहिर है कि ये सब तुमने अकेले नहीं किया, कोई था तुम्हारे साथ जिसने तुम्हारी मदद की थी। या फिर यूं कहें कि असली मास्टरमाइंड वो था जिसने सारा खेल रचा। किसके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए थे तुमने? कौन है वो? इसको आईटी और एआई का अच्छे से यूज करना आता है। बताओ। वी आर सॉरी, आपकी बेटी ममता का मर्डर हो चुका है। अंकल जी संभालिए अपने आप को। ममता के साथ ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन सर, ममता मैम का मर्डर किया किसने? नाटक खत्म हो गया, चले? चल। सर तुमने मारा मेरी बेटी को। तुमने मारा। संभालिए अपने आप को। मैं 3 साल पहले चंडीगढ़ गया। वहाँ मेरी मुलाकात उस धंधे वाली से हुई। जब मैंने ममता को मारने का प्लान किया तो मुझे उसकी याद आई। सेम नेम का फायदा उठाया मैंने। वो ममता कहाँ है? वो मुझे नहीं पता सर, अपने किसी कस्टमर के साथ गई होगी। ममता सुतार का मर्डर कैसे किया? मैंने पहले ही पता लगा लिया था कि ममता किस रास्ते से आती और जाती है, और ये भी देख लिया था कि उस रास्ते पे कहाँ सीसीटीवी नहीं है। अमृता उसी जगह अपने पति की गाड़ी में ममता का वेट कर रही थी। हेलो मैम। अमृता तुम यहाँ क्यों रोका? फिर हम ऑफिस चले गए और रात को हमने बॉडी पार्ट्स को समुंदर में फेंक दिया। मारा क्यों उसे? नहीं मारता तो वो 3 दिन बाद मुझे जॉब से निकाल दी थी। क्यों? क्योंकि मैंने अकाउंट में घपला किया था और ममता को इस बात का पता चल गया था। वो मुझे नौकरी से निकालने वाली थी। मैं क्या करता? ऑफिस छूट जाता, अमृता छूट जाती। हम किसी भी कीमत पर एक दूसरे से अलग नहीं होना चाहते थे। मैम प्लीज, आप सर से कुछ मत कहना। मुझे उन पैसों की सख्त जरूरत है मैम। आप प्लीज कोई बहाना मार देना ना। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया इंद्रजीत। तुम्हारी वजह से सर मुझ पर इल्जाम लगा रहा है। मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकती। मैं डॉक्यूमेंट्स निकाल रही हूँ और 2 दिन में सर को बता दूंगी। तुम्हारे पास 2 दिन का टाइम है, या तो पैसे रिटर्न कर दो वरना अपना सामान पैक कर लेना। मैम 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 प्लीज। तूने उन बूढ़े माँ बाप की भावनाओं के साथ भी खिलवाड़ किया। थोड़ी सी भी इंसानियत बाकी है तुझमें या मर गई है? पर मुझे बस अपनी नौकरी बचानी थी। मेरे माँ बाप भी बूढ़े हैं।
सबसे पहले उनके बारे में सोचूंगा ना। मुझे किसी और के माँ बाप से क्या लेना देना। इतनी चिंता होती है अपने बूढ़े माँ बाप की तो एक क्राइम नहीं करता। अब जेल में सड़ेगा तो कहां से रखेगा उनका ख्याल। ये सब कुछ क्राइम करने से पहले सोचना चाहिए था, क्राइम करने के बाद नहीं। इंद्रजीत ने जुर्म की शुरुआत महीनों पहले ही कर दी तो कंपनी के अकाउंट्स में हेरफेर करता रहा और अमृता उसके हर काम पर पर्दा डालती रही। ममता उन दोनों के रिश्ते और कंपनी में चल रहे हेर फेर से पूरी तरह अनजान थी। वो नहीं जानती थी वो एक गलत आदमी को दूसरा मौका दे रही। इंद्रजीत ने इस मौके का इस्तेमाल किया और अमृता के साथ साजिश रचकर उसने ममता को बहुत बुरी मौत दी। इंद्रजीत चाहता तो अपने पहले अपराध की माफी मांग सकता था, लेकिन अपने छोटे गुनाह को छुपाने के लिए उसने एक बड़े गुनाह का सहारा लिया और अमृता ने उसके हर गुनाह में उसका बराबर साथ दिया। क्राइम पेट्रोल की स्पेशल सीरीज में आज हम आपके सामने एक ऐसा केस लेकर आए हैं जिससे कहूं कि उल्टा चल रहा था तो गलत नहीं होगा। एक आदमी खुद को अपराधी बता रहा था, पर जिससे अपराध साबित हो ऐसा हमें कुछ भी नहीं मिला, ना सबूत ना कोई डेड बॉडी। इस केस में हमारे सामने जुर्म से पहले यह पता लगाने की चुनौती थी कि यह केवल अवधारणा है या सच, जुर्म हुआ भी है या सिर्फ भ्रम है। रुस्तम, रुस्तम, कमरे में कोई है रुस्तम? अरे क्या? मुझे आवाज आई है किसी की, मैंने महसूस किया है। नादिया कौन है यहाँ? कोई भी तो नहीं है। ठीक, मैं बोल रही हूँ ना, मुझे महसूस हुआ है। तुम उठ के देखो ना। देखता हूँ। क्या हुआ? कोई था क्या? अरे है तो कोई नहीं, लेकिन मेन डोर खुला हुआ है और करीम भी अपने रूम में नहीं है। पता नहीं कहाँ चला गया। नादिया, मैं उसे ढूंढ के लाता हूँ। अरे सुनो, आराम से, थोड़ा सा दर्द होगा, आराम से आराम से। डॉक्टर साहब, ये मेरा भाई नहीं है, मेरे बेटे की तरह है। समझ में नहीं आ रहा इसको कैसे संभालूं। रात बिरात कहीं भी कभी भी उठकर बाहर चला जाता है और भटकता फिरता है। रुस्तम, करीम को फिजिकल ट्रीटमेंट के साथ साथ मेंटल ट्रीटमेंट की भी जरूरत है, क्योंकि अब नींद की गोलियां भी इसे सुला नहीं पा रही। आई थिंक कोई बात है जो इसे डिस्टर्ब कर रही है। जीना हराम हो गया उस करीम के चलते, और ये रुस्तम है कि उसकी फिक्र में घुले ही जा रहे। अब तो ऐसा लगता है कि हम मियाँ बीवी का काम बस यही बचा है कि हम उस करीम की चौकीदारी करते रहें। आदिल! भाई आज जो सुमित सर ने बजाई है ना अनमोल की, यार मजा ही आ गया भाई। तेरी वाली आ गई। अरे क्या है इसकी वाली? हमारा शरीफ सवाल का कुछ बोल तो पाता नहीं है। चुप ना। लेकिन जो भी बोल, अपना भाई एक तरफा मोहब्बत की मिसाल, जिससे मोहब्बत करता है एक बार बात करने भी नहीं आती। अबे वो तो पढ़ाई चल रही है, वरना 2 मिनट लगेगा इसे सेट करने में। हाँ तो तू जो बोलेगा ना वो हार जाएंगे हम, बस तू करके दिखा। तो ठीक है, अगले 2 दिन में ये लड़की तुम्हारे भाई के बगल में होगी, देख लेना। आदिल, हाँ यह है तेरी ट्यूशन? अबू बहुत आशिकी चढ़ी है। चल घर चल, मैं आशिकी निकालता हूँ। अबू चलो। अबू
ये क्या कर रहे हैं आप? ऐसे कोई जवान बेटे पे हाथ उठाता है क्या? ऐसा कुछ भी नहीं करेगा ये इस बार फेल नहीं होगा। मैं कह रही हूँ ना, माफी मांगना अपने अब्बू से, माफी मांग। अब्बू हमें माफ कर दीजिए, आइंदा ऐसा नहीं होगा। ऐसा वैसा नहीं, कैसा भी नहीं होना चाहिए। मैं तो यही मैयत गाड़ूंगा तेरी, समझा? ऐसा कुछ भी नहीं करेगा ये। तू जा अपने कमरे पे जा और पढ़ाई कर जा। लगता है इसके अब्बू ने अच्छे से श्रृंगार करके भेजा इसको। नहीं रोशन, लगता है उनको बहू पसंद नहीं आई। नहीं यार, वो तो सिर्फ एक जरिया है। असल गुस्सा तो उन्हें मेरे खराब रिजल्ट पे आया है। 3 साल से डिग्री अटकी हुई है, उसी का बदला लिया है। तो आदिल डिग्री क्लियर कर, नहीं तो जिस हिसाब से बड़ास उतरी है ना, अगली बार उतरी ना तो टिकट कट जाएगा तेरा। वही सोच रहा हूँ यार, क्या करूं। यस, आ गया आइडिया। मायरा पढ़ाएगी अब मुझे। भाई इसका इश्क का भूत अभी भी नहीं उतर रहा भाई। अरे अभी भी ख्वाब देख रहा है उसके यार। ये उतरेगा जब इसका बाप इसके ख्वाबों में घुस के इसकी चमड़ी उधेड़ेगा ना, तब सारा भूत उतरेगा। देखो जो भी करना है करने दो, मुझे रोक नहीं पाएंगे। अभी ये देखो अपना कारनामा, ले जा। कब से इंतजार था इस मंजर का। अब जो कुटाई होगी ना, काबिले तारीफ होगी। अबे रोशन, क्या तकलीफ है तेरी? क्यों मनहूसियत फैलाता रहता? हाय मायरा, 1 मिनट बात कर सकता हूँ? बोलो। मायरा, तुम मुझे केमिस्ट्री पढ़ाने में थोड़ी हेल्प कर सकती हो? अरे पर मैं तो खुद ही स्टूडेंट हूँ, तुम्हें क्या ही सिखा सकती हूँ। मायरा, तुम तो टॉपर हो, मुझ जैसे बैक बेंचर को तो पढ़ा ही सकती हो। तुमने वो सुना है कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है? देखो, तुम मुझ जैसे गरीब की हेल्प कर दोगी तो तुम्हारा भी रिवीजन हो जाएगा ना। प्लीज मायरा। अच्छा ठीक है, कल कॉलेज के बाद से शुरू करते हैं। चलेगा, थैंक यू। भाई, तेरी ब्लैक वाली जैकेट तैयार रखना। क्यों? अबे तूने कहा था ना, अगर मैंने इसे सेट कर लिया ना तो तू मुझे तेरी ब्लैक वाली जैकेट दे, तो तैयार रखना। क्या बोलता है? मजा आएगा केमिस्ट्री पढ़ने में। देखिए, आदिल अब बच्चा नहीं रहा, अब उसके साथ इतनी सख्ती से क्यों पेश आते हैं? उसके अच्छे के लिए, ताकि वो सही रास्ते पे रहे। लगाम ढीली छोड़ी तो आवारा फिरने लगेगा, और मैं कभी ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि उसकी वजह से मेरे नाम या मेरी इज्जत पे कोई आंच आए। अम्मी, अब्बू। क्या बात है? किस बात की खुशी है? अम्मी, अब्बू, हमें जिस सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट थी ना, उसमें हमारे बहुत अच्छे मार्क्स आए और इस बार तो डिग्री मिल ही जाएगी। 3 साल में तो गधे भी पास हो जाते हैं। तुम्हें खुश नहीं, शर्मिंदा होना चाहिए। दिन भर अब्बू के ताने सुन सुन के हमें खुद से नफरत होने लगी है। लेकिन आज दुख का नहीं, खुश होने का दिन है। लकी डे है मेरा। तुम मेरे लाइफ में गुड लक बन के आई हो। मैं तुम्हें अपने से दूर नहीं होने दूंगा। बहुत जल्दी ही मैं तुम्हें अपने दिल की बात बताऊंगा, प्रपोज करूंगा। हेलो,
अरे सुनो सुनो सुनो, अरे ये ग्लूकोज की बोतल, ये हॉस्पिटल के कपड़े, यहाँ कहाँ जा रहे हो? इंस्पेक्टर साहब से मिलना है मुझे। अरे नहीं नहीं सुनो, बात करनी है। नहीं नहीं सुनो सुनो, इंस्पेक्टर साहब से मिलना है मुझे। अरे छोड़िए, अरे बात करनी है मुझे। अरे आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? मुझे सीनियर इंस्पेक्टर से बात करनी है। अगर आप नहीं करवाएंगे तो मैं खुद उनसे बात कर लूंगा। कहाँ है उनका कैबिन? करिए। कहाँ है उनका? हाँ? अरे क्या बदतमीजी है ये, हैं? इंस्पेक्टर साहब, ये हमारा छोटा भाई है, इसकी तरफ से हम माफी मांगते हैं। इसकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। इसकी तबीयत नहीं, इसका दिमाग खराब है। अब देखो ना, ये कौन ऐसे सीधे हॉस्पिटल से ये सलाइन ड्रिप हाथों में लिए पुलिस स्टेशन आता है? अरे आप समझ क्यों नहीं रहे? मुझे उनसे कुछ बताना है उनको। क्योंकि जल्दी बात करनी है। चुप रहिए, मुझे बताना है उनको, क्योंकि सीनियर इंस्पेक्टर से बात करनी है। हाँ बोलो। सर, मुझे कुछ कन्फेस करना है। मैंने 21 साल पहले अपने दोस्त का मर्डर किया था। What? तुमने 21 साल पहले अपने दोस्त का मर्डर किया था? तुम ये बताने के लिए आए हो? हाँ, यही बोला मैंने। आप मेरी बात को रिपीट क्यों कर रहे हैं सर? आप मेरी बात समझ नहीं रहे। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। आप बैठो बैठो इधर, बैठाइए इसे, बैठाइए। हाँ बैठ जाओ, बैठो करीम, बैठो। ये लो पानी पियो। पानी पी लो बेटा। सर, इसकी फैमिली ने बताया कि इसकी दिमागी हालत बिल्कुल ठीक नहीं है। एक काम करते हैं, इसकी तसल्ली के लिए इसकी रिपोर्ट लिख लेते हैं और फिर इसको वापस हॉस्पिटल भेज देते हैं ताकि इसका इलाज हो पाए। मुझे भी ऐसे ही लग रहा है, पर फिर भी हम इसकी बातों को इग्नोर नहीं कर सकते कुमार। एक बार बात करते हैं, देखते हैं और क्या कहानी सुनाता है। राइट सर। चलो हमने मान लिया कि तुमने अपने दोस्त का मर्डर किया था। तुम्हारे दोस्त का नाम क्या था? आदिल। तो मर्डर हुआ, बात पुलिस तक नहीं पहुंची? 21 साल पहले पुलिस ने इन्वेस्टिगेट नहीं किया? नहीं, पुलिस को मर्डर के बारे में कुछ पता नहीं चला सर। ओके, पुलिस को कुछ पता नहीं चला। और उसकी फैमिली, उनको भी नहीं पता चला कि उनके बेटे का मर्डर हो गया? नहीं नहीं, उनको भी इसके बारे में कुछ पता नहीं चला। अच्छा, वैसे तुमने अपने दोस्त को मारा क्यों? सर, ये कुछ भी बोल रहा है। 21 साल पहले एक आदमी गायब हो गया, उसका मर्डर हो गया, इसके बारे में ना तो पुलिस वालों को पता चला और ना ही उसकी फैमिली को। और जब इससे पूछा जा रहा है कि इसने क्यों मारा तो उसके पास कोई जवाब ही नहीं है। सर, ये हमारा समय बर्बाद कर रहा है और कुछ नहीं है। नहीं नहीं सर, मैं सच बोल रहा हूँ सर। मैं नहीं मारा आदिल को। नहीं, मैं बोल रहा हूँ। चुप, बिल्कुल चुप, बिल्कुल चुप। सर, ये अपने होशो आवाज खो चुका है सर। इसको तो ये भी नहीं पता है कि ये कह क्या रहा है। आप तो इसके बड़े भाई हैं ना? जी। आप जानते किसी आदिल को जो इसका दोस्त था? मैं सोच रही थी कि आदिल को वापस बुलाना चाहिए। एक ही तो औलाद है हमारी, उसके बिना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो जहां भी है खुश है, उसे वहीं रहने दो। तुम क्यों उस पे बूढ़े माँ बाप की जिम्मेदारी थोपना चाहती हो? हेलो, कौन? क्या? जी जी जी, मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। किसका फोन था? वो पुलिस स्टेशन से फोन आया था, उन्होंने मुझे वहां बुलाया। पर क्यों? पता नहीं, ये तो वहां जाकर ही मालूम होगा। मैं कुर्ता पहन के। आदा जी, आइए जमल साहब, बैठिए। जी शुक्रिया। कैसे हैं आप? जी मैं क्या बात है, क्यों बुलाया आपने मुझे? जमाल साहब, दरअसल आपके बेटे आदिल के बारे में कुछ बात करनी है आपसे। आदिल के बारे में? क्यों, क्या हुआ? वो ठीक तो है ना? हाँ वो ठीक है, आप प्लीज घबराइए मत। रूटीन इंक्वायरी और कुछ नहीं। ओके, आदिल कहाँ है आजकल? बेंगलुरु में। लेकिन आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? उसका नंबर दे सकते हैं आप? हाँ जी हाँ। हाँ प्लीज। जी ये सर, माजरा क्या है? हाँ जमाल साहब, बताया ना आपको, रूटीन इंक्वायरी और कुछ नहीं। नहीं सर, फोन नहीं उठा रहा वो। सर वो ऑफिस में होगा, लेकिन बताइए ना सर, क्या बात है? जमाल साहब, आप प्लीज, आप बिल्कुल मत घबराइए, वो एकदम ठीक है।
अभी आप जा सकते हैं। खुदा हाफिज। हाँ, खुदा हाफिज। सर करीम कह रहा है कि उसने 21 साल पहले आदिल का मर्डर कर दिया था, लेकिन इनके हिसाब से तो आदिल सही सलामत है, बेंगलुरु में जॉब कर रहा है वो अभी। ये तो समझ नहीं आ रहा कुमार कि ये करीम एक ऐसे आदमी का मर्डर जबरदस्ती कबूल रहा है जो शायद कभी हुआ ही नहीं है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। एक बात मेरी ध्यान से सुन लो, 21 साल पहले कुछ नहीं हुआ। नहीं भाईजान, मैंने मारा आदिल को, मैंने कत्ल किया आदिल का। एक बात अपने दिमाग में बिठा लो, तुमने कुछ नहीं किया है, तुमने आदिल का खून नहीं किया है। मैंने नहीं मारा आदिल को, नहीं मारा आदिल को मैंने। तो किसने मारा आदिल को? किसने मारा? बिल्कुल चुप। क्या हुआ? क्यों बुलाया था पुलिस वाले ने? कुछ नहीं, ऐसे ही रूटीन पूछताछ के लिए बुलाया था। आदिल के बारे में पूछ रहे थे। आदिल के बारे में क्या हुआ? वो ठीक है ना? मैं एक काम करती हूँ, उसे फोन करके पूछती हूँ वो ठीक है कि नहीं। कोई जरूरत नहीं है, बहाना रूटीन पूछताछ के लिए बुलाया था। अब पुलिस उसे फोन करके परेशान कर रही होगी, अब तुम परेशान करोगी। कोई जरूरत नहीं है उसे तंग करने की। माँ के दिल को तसल्ली मिल जाती है अगर उसका बेटा ठीक हो तो। सबसे पता चला है इस्माइल बेंगलुरु गया है, मेरा दिल ही घबरा रहा है। अब तो जानते हैं ना उसकी नीयत कैसी है। आंटी, आपके हाथ के सेवइयों का जवाब नहीं। भुक्कड़, मुझे पता है तुझे और चाहिए। हाँ, टेंशन मत ले। होशियारी करेगा तू मेरे साथ? हाँ, साइन करेगा कि नहीं बोल? ज्यादा शान पत्ती नहीं करना, समझा? कौन हो तुम? तुम मेरी मर्जी के खिलाफ मुझसे कुछ भी नहीं करवा सकते। मैंने एक बार कह दिया ना, मैं दस्तखत नहीं करूंगा मतलब नहीं करूंगा। मर्जी अपनी मर्जी की बत्ती बना। और आखिरी बार बोल रहा हूं, 1 महीने के अंदर इन सारे पेपर्स पे साइन चाहिए मेरे को, वरना उसके बाद जो भी होगा उसका जिम्मेदार तो खुद होगा। अब वो ये है कौन और आपको धमकी क्यों दे रहा है? अच्छा, तो ये है नवाबजादे, नवाब साहब के। ए बेटा आना, अरे बात करना। चल अंदर जाओ तुम लोग। तो अंदर जाओ, आजा। अंदर जाओ, बाहर नहीं आना तुम लोग। मैं बोल रहा हूं सर, मैंने ही आदिल का मर्डर किया, अपने इसी हाथों से मारा है उसे। आप मेरी बात का विश्वास क्यों नहीं कर रहे? आप मुझे अरेस्ट क्यों नहीं कर रहे सर? करीम, जो मर्डर तुमने 21 साल पहले किया था, आज क्यों कन्फेस कर रहे हो उसे? रीजन क्या है? नींद नहीं आती मुझे सर। वो आदिल मुझे सोने नहीं देता, जिंदा मुर्दा 24 घंटों मेरी आंखों के सामने रहता है सर। आदिल जिंदा है, उसे कुछ नहीं हुआ है, वो ठीक है एकदम। बेंगलुरु में है। नहीं सर, बेंगलुरु नहीं, वो यहाँ आदर्श नगर में है। 21 साल पहले मैंने खुद उसकी लाश को अपने हाथों से दफनाया था। सर ये सब आपको अजीब नहीं लग रहा है? जिसने 21 साल पहले मर्डर करके उसको इतनी सफाई से छुपाया, फिर वही 21 साल बाद आकर खुद को मर्डर साबित करने के लिए इतना कुछ कर रहा है। एक मिनट रुको, कुछ भी नहीं है। क्या? कुछ भी नहीं है यहाँ पे? इधर आओ, इधर आओ। यहाँ तो कुछ भी नहीं है। अब
ऐसे कैसे हो सकता है सर? 21 साल पहले मैंने खुद हाथों से दफनाया था सर। अरे दफनाया था तो कहाँ है वो? यहाँ तो कुछ भी नहीं है। तुम्हारे सामने खुदवाया ना, है वो यहाँ पे? नहीं ना सर? इधर आइए, इधर मेरे साथ आइए सर, आइए यहाँ आइए। यहाँ हम दोनों यहाँ मिले थे सर, फिर यहाँ से वो भागा, यहाँ भागा, यहाँ पर भागा सर। मैं इसको यहाँ पकड़ा सर, सर पे वार किया, मार दिया सर। मुझे समझ में नहीं आया मैं क्या करूँ। इधर से पकड़ा, हाथ से पकड़ा। अरे दफना दिया था तो कहाँ गया वो? यहाँ तो कुछ भी नहीं है। अच्छा चलो ठीक है, हम मान लेते हैं कि तुमने उसको मार के यहाँ पे दफना दिया, तो तुमने उसको मारा क्यों? मोटिव क्या था तुम्हारा? बोलो, क्या मोटिव था तुम्हारा? सर इधर आओ, नहीं सर उधर नहीं, लाश को मैं खींच के यहाँ दफनाया था सर। क्या ये सब? कभी बोलते हो इधर दफनाया था, कभी बोलते हो उधर दफनाया था। नहीं सर, मैं गलती हो गई सर, वो उधर नहीं सर, इधर दफनाया था। लाश को खींच के मैं इधर लाया था। भाई साहब, हाँ इधर आओ, इधर खोदो, मिल जाएगा। नादिया मेरी बात सुनो, नादिया प्लीज रुक जाओ। रुस्तम, तुम्हें जेल जाने का शौक होगा, मुझे नहीं है। और तुम्हारे भाई का ये जुनून ना अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। नादिया वो बीमार है। वो बीमार नहीं, उसका दिमाग खराब है। तुम्हें समझ नहीं आता क्या? मैं अपने घर जा रही हूँ अब्बा के यहाँ पर, और तुम्हारे सर से जब ये तलवार हट जाएगी ना तो मुझे बुला लेना, मैं आ जाऊंगी। नादिया सर मैं बता रहा हूँ, जवाब देना भारी पड़ जाएगा। मजाक बन के रह जाएंगे कि सर फिरे की बातों में आकर पुलिस वालों ने अपना समय और रिसोर्सेज दोनों बर्बाद कर दिया। पता नहीं क्यों पर मुझे उसकी बातों में कुछ तो सच्चाई नजर आ रही है। वो इतने यकीन से जो बोल रहा है। कुछ तो क्या, अगर तबीयत से तोड़ेंगे ना तो पूरी सच्चाई उगल देगा वो, सही बता रहा हूँ मैं। लेकिन ये आंदोलन वाले, इतनी सारी संस्थाएं, फिर वो बखेड़ा खड़ा कर देंगे। मुझे समझ में नहीं आ रहा सर कि आदिल फोन क्यों नहीं उठा रहा। मैं एक काम करता हूँ, दोबारा मिला के देखता हूँ अभी उसे। मिलाओ। The number you are trying to call is currently busy. Please try again later. नहीं उठा रहा सर। एक काम करो, उसको मैसेज छोड़ो, कभी तो देखेगा। ठीक है सर। लेकिन सर मुझे लगता है कि हमें आदिल के परिवार वालों से फिर से मिलना चाहिए, फिर से खुल के बात करनी चाहिए। कहीं से कुछ तो मिलेगा। मैं बात तो करनी चाहिए, पर बोलेंगे क्या उन्हें? एक आदमी क्लेम कर रहा है कि 21 साल पहले उसने उनके बेटे को मार के कहीं गाड़ दिया, जबकि वो बेंगलुरु में सही सलामत है। मजाक उड़ाएंगे हमारा। ऊपर से उम्रदराज लोग हैं, कहीं कुछ उल्टा ही ना पड़ जाए। पर बात तो करनी पड़ेगी, थोड़ा संभल के और सेंसिटिव तरीके से। करीम, नाम तो सुना हुआ सा लग रहा है पर याद नहीं आ रहा है कौन है। मुझे भी सुना सुना लग रहा है, पर बात क्या है? हाँ क्या हुआ? बोलिए ना, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। देखिए प्लीज, आप घबराइए मत। वैसे आदिल बेंगलुरु में कब से है? जब से उसकी नौकरी लगी है, 20 से 21 साल। 20 से 21 साल? तो आप लोग आदिल से मिले बेंगलुरु जाते होंगे ना? जी नहीं, दरअसल वो जब से वो नौकरी मिली, वो मसरूफ हुआ है तो वो कभी यहाँ आ नहीं पाया, और हम लोग भी कभी उससे बेंगलुरु मिलने जा नहीं पाए। संभल कर जाना है। जी अम्मी। अब्बू। हाँ आदिल, देखो बेटा, इंटरव्यू के हर सवाल का जवाब सोच समझ कर देना, हड़बड़ी मत करना। तुम्हें नौकरी हर हाल में मिलनी चाहिए। जी अब्बू। ये तुम्हारे हाथ में क्या है? अब्बू वो कुछ नहीं है, डॉक्यूमेंट्स है, वो लोगों ने मंगाए। खुदा हाफिज अब्बू। खुदा हाफिज। संभल कर जाना। जी अम्मी। उसके बाद मिले तो होंगे ना आप अपने बेटे से? नहीं, कहाँ मिले। वो बेंगलुरु गया, उसे नौकरी मिल गई, उसके काम में इतना मशरूफ हो गया कि यहाँ आ ही नहीं पाया। बहुत बड़ी जगह नौकरी कर रहा है ना वो, फोन करने के लिए भी टाइम नहीं मिलता उसे। आदिल कैसा है तू? बड़े दिनों बाद फोन किया तूने। मैं कब से तेरे फोन का इंतजार कर रही थी। तू ठीक है ना? जी अम्मी, काम ही इतना है कि वक्त ही नहीं मिलता। 12-12 घंटे काम करो, फिर घर जाकर सफाई, खाना, कपड़े सब खुद ही को करना पड़ता है। फिर वो बेंगलुरु का ही होके रह गया। तो मतलब आपने अपने बेटे को 20 साल पहले देखा था और उसके बाद से आप अपने बेटे से मिले ही नहीं? नहीं, कभी कभार फोन पे बात होती है, उसका निगाह भी हो गया, अब उसे एक बच्चा भी है। पर आप लोग ये सब क्यों पूछ रहे हैं?
वो ठीक तो है ना? हाँ हाँ ठीक है, खुश है, क्या होगा उसे? आप लोग क्यों खामखा उल्टे से सवाल जवाब करके हमें परेशान कर रहे हैं? प्लीज जाइए आप। अरे लेकिन बात, प्लीज जाइए, प्लीज प्लीज जाइए यहाँ से। सर, आदिल के फादर ने जो नंबर दिया था उस पर कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कांटेक्ट हो नहीं पा रहा। फिर मैंने अपनी टीम को उसके डिटेल्स निकालने के लिए बोल दिया। बहुत जल्द उसके डिटेल्स अपने पास होगी सर। लेकिन सर, मुझे आदिल के माँ बाप की ऐसी हालत देखकर बड़ा बुरा लगा। मतलब एक बच्चे का अपने माँ बाप को 21 साल पहले ऐसे किनारा कर देना, इतना अजीब केस मैंने अपने करियर में कभी नहीं देखा सर। अच्छा, हेलो, क्या? ठीक है सर, आदिल के फादर ने आदिल का जो बेंगलुरु वाला नंबर दिया था वो आदिल के नाम पे नहीं, बल्कि किसी रूपक चौधरी के नाम पे रजिस्टर्ड है। मतलब वो किसी और का नंबर है? तो फिर उनकी आदिल से इस नंबर पे कैसे बात होती है? और सर, ये नंबर पिछले 5 सालों से रूपक चौधरी के नाम पे रजिस्टर्ड है, आदिल के नाम पे कुछ था ही नहीं सर। और उनका तो कहना है कि उनकी हर दूसरे दिन आदिल से फोन पे बात होती है। आखिर कौन है जो हमें गुमराह कर रहा है, जमाल या करीम, या फिर दोनों? पर क्यों? और ये आदिल है कहाँ? तो हो सकता है आदिल जिस तरह से 21 साल पहले अपने माँ बाप को छोड़ के गया, एक बार भी मिलने नहीं आया उनसे, तो शायद फोन पे भी बात नहीं होती होगी। लेकिन उसके माँ बाप बेचारे ये सदमा सह नहीं पाए और ये भ्रम पाल के बैठे हैं कि उनके बेटे से हर दूसरे दिन बात होती है। जो भी है पता तो करना होगा। और 21 साल पहले ही सही, आदिल का कोई तो बेस्ट फ्रेंड होगा जो शायद आज भी उसके साथ टच में हो, और वो जानता हो कि आदिल कहाँ है। और ये भी पता करो कि आदिल के अपने माँ बाप के साथ रिलेशन कैसे थे। अगर ऐसा क्या हुआ था कि जो नौकरी लगने के 21 साल बाद भी एक बेटे ने अपने माँ बाप की खबर तक नहीं ली। नहीं सर, 21 साल पहले वो बेंगलुरु गया, उसके बाद कभी लौटा ही नहीं। तो तुमने 21 साल में उससे मिलने की कभी कोशिश नहीं की? अंकल आंटी ने उसका नया बेंगलुरु का नंबर दिया था, पर वो रॉन्ग निकला। मैंने कई सोशल मीडिया पे भी उसे ढूंढने की कोशिश की, पर वो कहीं मिला नहीं। तुम आदिल के दोस्त करीम को जानते हो? नहीं। अच्छा, बेंगलुरु जाने से पहले आदिल के साथ क्या कुछ ऐसा हुआ था जिसकी वजह से वो सबके साथ कांटेक्ट तोड़ सकता है? हाँ। मायरा, आई लव यू। क्या है आदिल? मायरा, ये क्या कर रही हो? तुम्हें पता है तुम मेरे लिए बहुत लकी हो। तुम मिली, मुझे डिग्री मिल गई। आदिल, क्या बकवास कर रहे हो तुम? बकवास? मायरा, मायरा, मैं तुम्हें अपनी फीलिंग बता रहा हूँ। तुम मेरे दिल को। दूर रहो मुझसे, और खबरदार अगर मुझसे कांटेक्ट करने की भी कोशिश की तो। आदिल, तू दिल छोटा मत कर यार, सिर्फ मायरा ही थोड़ी है दुनिया में। चल दूसरी लड़की पटाएंगे, चल आजा, चल। क्या धोया यार लड़की ने यार। बे मनूस, ये सब तेरी इस मनुष्य जैकेट की वजह से हुआ है। लड़की के चक्कर में दोस्ती को मत लेकर, बीच में बता रहा हूँ तुझे मैं। दोस्त है तू? अबे सांप है तू, सांप, आस्तीन का सांप। तू निकाले सांप का सारा उधार। साले फकीर, पैसे वैसे है नहीं, लड़की पटाएगा। पैसे चाहिए? हाँ दे, पैसे चाहिए हैं। रोशन ने उसके बाद हम दोनों से कोई वास्ता नहीं रखा। फिर आदिल का कॉल आया कि उसका किसी कंपनी में इंटरव्यू है। Are you sure? पक्का आदिल का ही फोन आया था? हाँ सर, उसके 1-2 दिन बाद उसने कॉल भी किया कि उसकी उस कंपनी में जॉब लग गई है, और वहाँ एक उसका दोस्त है विशाल, वो उसी के साथ रहता है। उसने विशाल के बारे में तुम्हें भी बताया था? हाँ। तुम जाओ। जी। विशाल वो आखिरी आदमी है जिसके साथ आदिल बेंगलुरु में टच में था। इस विशाल की कांटेक्ट डिटेल्स निकालो तुरंत। हो सकता है कि उसको पता हो कि आदिल कहाँ है। ओके सर। तब तक इस रोशन की खबर लेते हैं। सर, आप गड़े हुए मुर्दे क्यों उखाड़ रहे हो? वो बचपना था, झगड़ा हुआ, खत्म हुआ। खत्म हुआ नहीं ना, बाकी का हिसाब तो तुम बाद में करने वाले थे। हिसाब किससे करवाया? खुद किया या किसी से करवाया? आदिल की सुपारी करीम को दी थी ना तूने? सर, वो तो मैंने गुस्से में बोल दिया था, और मैं किसी करीम को नहीं जानता। और सर, वो सुपारी, आदिल का मर्डर हो गया क्या? देख रोशन, इस केस में ना गड़े मुर्दे ऑलरेडी उखाड़ने शुरू हो गए हैं। अब तू अपनी तरफ के मुर्दे उखाड़। अगर हम अपनी पे आ गए ना तो मुर्दे के साथ साथ जिंदे भी उखड़ जाएंगे। चल बोल। हाँ सर, आदिल का और मेरा किस्सा खत्म नहीं हुआ था। मुझे नीचा दिखाने के अलावा तेरे पास कोई काम नहीं है ना? मेरा बाप मुझे मारता है, मैं पढ़ाई में जीरो हूँ, अब तो वो लड़की ने मुझे चाटे मारे। यही सारे ताने सुनाने आया ना तुम? नहीं भाई, मैं एक काम करना,
तू बहुत शर्त लगाता है ना, चल एक आखिरी शर्त लगाते। कैसी शर्त? वही जिस लड़की ने मुझे चाटे मारे ना, जिसके तूने बहुत मजे लिए, उस लड़की के मुंह से मैं लूं पर सारी दुनिया देखे, उससे पहले तू देखेगा। मतलब? चल दिखा, आजा। ओए, कौन है बे तू? यहाँ क्या कर रहा है? मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ा। मेरी बेटी को उसमें क्या कर रहा था तू? सर मैं बहुत डर गया था। मुझे लगा आदिल खुद तो मरेगा मरेगा, मुझे भी मरवाएगा। उसके बाद मैं उससे कभी नहीं मिला। फिर मुझे पता चला कि वो बेंगलुरु शिफ्ट हो गया और मैं भी अपनी लाइफ में बिजी हो गया। सर मैं सब कुछ भूल गया था। मुझे आज आपसे पता चल रहा है कि आदिल का मर्डर हो गया। सर हो सकता है माहिरा के फादर ने आदिल के साथ कुछ किया हो, जिसकी वजह से वो आज तक गायब है। पॉसिबल है कुमार, पता लगाओ। अगर माहिरा और उसके बाप का आदिल के गायब होने में कोई हाथ है तो। ओके सर। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही, आदिल की फैमिली और फ्रेंड्स के मुताबिक कोई करीम था भी यकीन से नहीं कह सकते, तो फिर क्यों ये करीम एक मर्डर का इल्जाम जबरदस्ती अपने सर पे ले रहा है? आदिल के बारे में कुछ और जानकारी मिली? सर डायरेक्ट तो नहीं है, लेकिन इनडायरेक्ट कह सकते हैं। एक्चुअली आदिल के फादर के पास काफ़ी ज़मीन थी जो उन्होंने अपने छोटे भाई के नाम ट्रांसफ़र कर दी। अब उनके पास सिर्फ वो एक घर ही बचा है जहाँ पर वो अभी रहते हैं। क्यों? ऐसा क्यों किया? अपने लिए ना सही अपने इकलौते बेटे के लिए भी कुछ नहीं रखा? और ये भाई कौन है जो जमाल को अपनी औलाद से भी ज़्यादा प्यारा है? सर वो यहीं कानपुर में आदर्श नगर में रहता है, वहाँ का पार्षद है वो। हिस्ट्री शीटर भी है सर वो। हिस्ट्री शीटर? इस एंगल से हमें कोई लीड मिल सकती है कुमार? इस्माइल जी, कमाल का इत्तेफाक है ना, इधर आदिल बेंगलुरु गया और उधर जमाल ने अपनी सारी प्रॉपर्टी आपके नाम लिख दी। वही प्रॉपर्टी जिसके लिए कई बार झगड़ा भी हो चुका था। झगड़ा नहीं हुआ था, हाँ बहस जरूर हुई थी, और फिर जो चीज मेरी थी वो तो उसे वापस करनी थी। आप लोग समझे नहीं, दरअसल वो बुढ़ा मेरे बाप की नाजायज औलाद है और नाजायज तरीके से उसने सब कुछ हासिल किया था, और फिर मैंने अपना जायज तरीके अपनाए हैं और जो चीज मेरी थी उसे वापस हासिल कर लिया। इसमें गलत क्या है? अभी तक आदिल के बारे में जितनी भी जानकारी मिली है उससे तो यही लगता है कि अगर सचमुच उसका मर्डर हुआ है तो मर्डर का मोटिव बहुत लोगों के पास है। माहिरा का बाप रोशन, आदिल का खुद का बाप, जबकि मर्डर करीम कबूल कर रहा है। पर वो ऐसा क्यों कर रहा है? उसका तो कुछ मोटिव भी नजर नहीं आ रहा है। पर जो भी हो, अब इन सब लोगों से साफ साफ बात करने का वक्त आ गया है। आप फिर आगे हमें परेशान करने, आखिर माजरा क्या है? हालत देखिए हमारी, परेशान लोगों को परेशान करने में मजा आता है। आपने आखिरी बार अपने बेटे को कब देखा था? वो जब वो इंटरव्यू के लिए जब वो गया था। उसकी कंपनी का नाम क्या है? किमाया फार्मा। हम इसी कंपनी को ज्वाइन किया था उसने बेंगलुरु में। झूठ बोल रहे हैं आप। हमने पता किया है, आपके बेटे ने ये कंपनी कभी ज्वाइन नहीं की। और हमने ये भी पता किया कि आप अपने बेटे के साथ स्ट्रिक्ट थे, इतने स्ट्रिक्ट कि आपने अपने जवान बेटे को एक बार मार्केट में उसके दोस्तों के सामने पीटा था। मैंने वही किया जो एक जिम्मेदार बाप को करना चाहिए। मेरा लड़का मवालियों की तरह किसी लड़की की इज्जत के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता। किसी लड़की के साथ या पर्टिकुलर किसी एक लड़की के साथ? वो जिस लड़की का ख्वाब देख रहा था वो हमारी बिरादरी की नहीं थी। मुझे लगा उसे सबक मिल गया होगा, लेकिन नहीं। वो जिस दिन इंटरव्यू के लिए निकला उसी दिन मैंने देखा कि वो अब भी उस लड़की के प्यार में पागल है। क्या आपको कुछ चाहिए क्या? क्या हुआ? ये क्या है? लो देखो, लव लेटर लिखा है तुम्हारे शहजादे ने, और वो भी उसी लड़की को जिसके लिए मैंने मना किया था कि हमारी बिरादरी की नहीं है। आने दो आज उसे।
ऐसा सबक सिखाऊंगा कि आशिकी जिंदगी भर सर पे से उतर जाएगी। वो उस दिन ऐसा गया कि वापस ही नहीं लौटा। तो और क्या करता वो? कभी आपने उसे अपनी मर्जी से सांस तक लेने नहीं दी, इसलिए जैसे ही आजाद हुआ ना, उसने हमसे रिश्ते नाते सब तोड़ दिए और बेंगलुरु में अपनी नई दुनिया बना ली। अच्छा ही हुआ, कम से कम कोई तो खुश है। देखिए सर, ऑलमोस्ट 21 साल हो चुके हैं मुझे आदिल को देखे हुए। विशाल, बता सकते हो जब आदिल आखिरी बार बेंगलुरु आया था तो वो तुम्हारे घर पे कब आया था? क्योंकि यहाँ उसने ये बताया कि जब वो इंटरव्यू देने बेंगलुरु गया था तो वो तुम्हारे यहाँ रुका था। मेरे घर रुका था? नहीं सर, वो तो कभी मेरे घर आया ही नहीं सर। और जब से मैंने कानपुर छोड़ा है मैं अभी तक उससे मिला ही नहीं हूँ सर। तो ये कैसे पॉसिबल है? आप क्यों आदिल के बारे में बेवजह और बेतुके सवाल पूछ के हमें परेशान कर रहे हैं? परेशान तो हम भी हो रहे हैं, क्योंकि एक आदमी है जो हमारे सामने आकर खुद ये कबूल कर रहा है कि उसने 21 साल पहले आपके बेटे को मार के यहीं आदर्श नगर में गाड़ दिया। नहीं नहीं, ये झूठ है, ऐसा नहीं हो सकता। रहीम साहब ने मुझसे कहा है कि आदिल बेंगलुरु में खुश है, अपनी बीवी बच्चों के साथ अच्छी जिंदगी जी रहा है। ये सही नहीं है, और वो जो भी है ना, आपको बेवकूफ बना रहा है। नहीं, उनके खिलाफ एक लफ्ज नहीं। बुरे वक्त में वही हमारा सहारा बने थे, उन्होंने हमें राह दिखाई। नहीं तो 21 साल तक हम दोनों का आदिल के बगैर गुजारना नामुमकिन था। ऐसी कौन सी राह दिखाई उन्होंने आपको, और उनका क्या कहना है इस बारे में? उन्होंने मुझे यकीन दिलाया कि आदिल सही सलामत है। माशाअल्लाह, आदिल कितना खुश है। कैसी खानदानी खूबसूरत बीबी मिली है उसे, और आदिल का बेटा हूबहू आदिल के ही जैसा है। पर आज भी वो आपसे नाराज है। अगर फिर उसकी जिंदगी में आप आए तो उसकी खुशियों में खलल पैदा होगा। वो जहां है उसे वहीं रहने दो। जी हाँ, मैं ही माहिरा का बाबू। बोलिए क्या काम है? आदिल को तो जानते हैं ना आप, जिसे आपने 21 साल पहले अपनी बेटी माहिरा का वीडियो बनाते हुए पकड़ा था। हाँ याद है, उसको कैसे भूल सकता हूँ मैं। ओए, कौन है मैं? तू यहाँ क्या कर रहा है? मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ा। मेरी बेटी को उसमें क्या कर रहा था तू? तो फिर आपने अपनी धमकी को सच साबित कर दिया और आदिल को जान से मार दिया है ना? मैं तो उसको उसी दिन मार देता अगर वो बचकर नहीं भागता। आपकी बेटी माहिरा कहाँ अभी? मेरी बेटी माहिरा 1 साल पहले रुखसत हो गई है। हम इतने में ही सब्र करके खुश थे कि आदिल जहां है खुश है, और आज आप बता रहे हैं कि 21 साल पहले किसी करीम नाम के इंसान ने आदिल का कत्ल कर दिया। कौन है ये करीम? फोटो देखो। ये है करीम, ये उसकी अभी की फोटो है, और ये 20 साल पहले की फोटो है। जानते हैं आप इसे? आइए, हटो पीछे। पीछे हटो। सर ये कंकाल, सर कुछ समझ में नहीं आ रहा इस कहानी में। आदिल माहिरा को लेकर अपसेस था, और फिर माहिरा से अपना बदला लेकर वो बेंगलुरु शिफ्ट होना चाहता था। फिर जबकि कोई और भी था जो आदिल से ऑब्सेस था, और जो नहीं चाहता था कि आदिल कानपुर छोड़कर बेंगलुरु जाए। इक्कीस साल पहले उस दिन करीम ने आदिल को यहीं बुलाया था। बैंगलोर? तू मुझे छोड़ के बैंगलोर जा रहा है? और हमारा रिश्ता? रिश्ता? कौन सी दुनिया में है तू? देख, जो था वो यहीं तक था, और इसके आगे कुछ नहीं होगा। और तू जानता नहीं है मेरे अब्बू को? मुझसे प्यार करने से पहले अपने अब्बू की याद नहीं आई? देख करीम, जज्बाती मत हो और गले मत पड़। तुझे भी पता है मुझे लड़का लड़की दोनों में इंटरेस्ट है, लेकिन आज न कल मुझे भी तो घर बसाना है, शादी करनी है। तुझे भी पहले से पता है कि मेरा इंटरेस्ट सिर्फ तुझ में। मैं प्यार करता हूँ तुझसे। छोड़ यार। लेकिन
अब प्यार से ज्यादा ना नफरत है तुझसे। तो अच्छी बात है ना, तुझे भूलने में आसानी होगी। यार करीम, मैं जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे तू? तू मुझे छोड़ के जाएगा? तू मुझे छोड़ के जाएगा? आदिल के अम्मी और अब्बू और आदिल के दोस्तों को जो कॉल्स गए थे आदिल की तरफ से, वो सारे कॉल्स करीम ने किए थे। उसने सबको विश्वास दिला दिया था कि आदिल बेंगलुरु की एक बड़ी कंपनी में जॉब कर रहा है और सब ठीक है। लेकिन आदिल मरने के बाद भी उसको हॉन्ट करता रहा। आइडेंटिटी क्राइसिस, डिप्रेशन, गिल्ट और डर, इन सब ने मिलकर करीम को दिमागी रूप से इतना बीमार कर दिया कि उसको हर जगह आदिल ही दिखाई देने लगा। करीम का जुर्म उसे सताने लगा, और वो भी इतना कि जो जुर्म उसने 21 साल पहले किया था, 21 साल बाद उसी जुर्म को उसने खुद सामने से आकर कबूल किया। क्यों? जब इतने साल नहीं कबूला तो अब क्यों? हम इसी भरम में खुश थे कि हमारा बेटा कहीं पर है अपने परिवार के साथ, और इसी भरम में हम इस दुनिया से रुखसत हो जाते। लेकिन तूने हमसे हमारा ये भरम भी झेल लिया है। करीम के छलावे और काजी के बहकावे के बावजूद आदिल के माता पिता को यह एहसास था कि उनका बेटा अब इस दुनिया में नहीं है, पर फिर भी उन्होंने इस झूठ और इस पर भ्रम पैदा करने वाली कहानी पर विश्वास किया, क्योंकि भ्रम ही सही पर यह उनको जिंदा रहने में मदद दे रहा था। वो ये जानना ही नहीं चाहते थे कि उनका बेटा 21 साल से है कहां, यह क्या हुआ है उसके साथ, वो है भी या नहीं। क्योंकि जिस दिन उसका ना होना सुनिश्चित हो जाता, ये झूठ ही सही, भ्रम ही सही, उनकी ये उम्मीद हमेशा हमेशा के लिए टूट जाती कि उनका बेटा कभी घर वापस नहीं आएगा। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल्स के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।